स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू की साहस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंदन शर्मा और यहाँ पे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग इट, वी आर बेसिकली कवरिंग स्टडी आईक्यू बुक्स जो आपको हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम P2Y में साथ में मिलती हैं। तो इस सीरीज की मदद से आप उन बुक्स का एनालिसिस कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड बेसिकली अगर मैं सच बताऊँ तो इस सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगी, अगर इस सीरीज को अच्छे से आपने कर लिया तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इतना भी अगर आपसे संभल जाए तो एग्जाम में कहीं ज्यादा दिक्कत आने नहीं वाली। तो आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले उन सभी एस्पिरेंट से गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली वीडियोस जरूर देख लेना, राइट? क्योंकि एक कंटिन्यूटी में हिस्ट्री चलती है। एक इवेंट अगले इवेंट को क्रिएट करता है कि ये इवेंट अगले इवेंट का कॉज बनता है, राइट? और फिर ये पर्टिकुलर इवेंट एक नए इवेंट को लीड करता है, राइट? तो यहां पर लिंकेज बनती है, तो उस लिंकेज को कंप्लीट और होलिस्टिक रखने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज के साथ रेगुलरली बने रहना। तो लास्ट लेक्चर में एक बार देखते हैं कि हमने क्या किया था। हमने बेसिकली राइज एंड फॉल ऑफ बंगाल को समराइज किया था, या बेसिकली हम देख रहे थे कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद किस तरीके से इंडिपेंडेंट किंगडम्स इमर्ज हो रहे हैं। तो बंगाल किस तरीके से इमर्ज हुआ इसके बारे में हमने स्टडी किया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रोविंस है जिसके एनेक्सेशन के बाद ब्रिटिश के पास इतने सारे रिसोर्सेज अपने डिस्पोजल पे आ गए कि उन्होंने बाकी इंडिया को एनेक्स करने के लिए उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आई। फिर वो बंगाल के रिसोर्सेज से ही बाकी इंडिया को उन्होंने एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया, काबू करना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो उसकी कहानी हमने समझी थी। 17th सेंचुरी में बंगाल की क्या टेरिटोरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति थी। फिर हमने मुर्शिद कुली खान के बारे में पढ़ा था, राइट? किस तरीके से वो पावर में इमर्ज हुए, किस तरीके से वो पहले इंडिपेंडेंट नवाब बने बंगाल के, राइट? एंड उसके बाद उनके सक्सेसर और उनमें जो सक्सेशन डिस्प्यूट चला था उसके बारे में भी हमने समझा, ठीक है? अलग अलग बंगाल के नवाब, उनके बारे में हमने समझा। एंड वी अंडरस्टूड कि मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान बेसिकली वो नवाब थे जिनके चलते बंगाल में अंग्रेजों की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इंटरवीन कर सके या इंटरफेयर कर सके, राइट? उसके बाद हमने देखा था कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला उसके बेसिकली नवाब बनाया जाता है। एंड उनकी पोजीशन को कहीं ना कहीं चैलेंज करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी चलती है और बैटल ऑफ पलासी के नाम से एक कुछ ड्रामा होता है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि इसको कॉन्स्पिरेसी हम क्यों कहते हैं, बैटल क्यों नहीं कहते, उसकी डिस्कशन आज हम बेसिकली करने वाले हैं। तो पलासी सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि है कहां पे, राइट? सो यहां पे मुर्शिदाबाद है, ठीक है? आपको पता है कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, हियर इट वाज मुर्शिदाबाद, यहां पर पलासी है। तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ये मुर्शिदाबाद से फॉल करता है, ठीक है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड कि मुर्शिद कुली खान नवाब थे, उनके बाद आए शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, राइट? फिर सरफराज खान थोड़ी देर के लिए नवाब बने, लेकिन इनको चैलेंज किया गया, बैटल ऑफ गेरिया हुई, उसमें अलीवर्दी खान अनडिस्प्यूटेड नवाब बन गए। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद उनका नाती, ठीक है, ये सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान इनके नाना जी थे, राइट? तो इनको नवाब बना दिया गया, राइट? लेकिन सिराजुद्दौला को बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे, और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके का हाल था मिडिवल इंडिया का इस पर्टिकुलर टाइम एरा में, तो वहां पर इंटरनल डिस्प्यूट्स काफी ज्यादा चलते थे, राइट? तो इनके दुश्मन काफी ज्यादा क्रिएट होके रखे थे। प्राइमरीली अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, अलीवर्दी खान की फैमिली ट्री मैंने आपको बताई थी कि क्या है, ठीक है? इसको समराइज अगर मैं करूं तो आप ये समझ सकते हैं कि सिराजुद्दौला को चैलेंज किया गया उन्हीं की मासी, ठीक है, और उनके एक और कजन के द्वारा, राइट? तो किसने चैलेंज किया? शौकत जंग, ये पूर्णिया के फौजदार थे, ठीक है, ये भी एक डिस्टेंट कजन रहे थे सिराजुद्दौला के। एंड घसेटी बेगम ये इनकी मासी थी, ठीक है? तो इन्होंने इनकी सक्सेशन को चैलेंज किया, एंड घसेटी बेगम बेसिकली चाहती थी कि इनका ये भतीजा शौकत जंग ये नवाब की गद्दी पर बैठे, राइट? इसी के साथ साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के सारे इवेंट्स को और इंसिडेंट्स को क्लोजली वॉच कर रही थी, और उनको पता था कि यहां पर भी सक्सेशन डिस्प्यूट आ गया है। और कर्नाटिक वॉर्स तक, ठीक है, हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आएगा। कर्नाटिक वॉर्स में ना फ्रेंच वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने इंटरनल डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करके
अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने स्टार्ट कर दिए थे। उन्हीं का देखा देखी अब अंग्रेज भी चाहते हैं, ब्रिटिश भी चाहते हैं कि हम भी कुछ बेनिफिट्स लें यहाँ पर। सो कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने घसीटी बेगम को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, कॉमेंट्स में बताइए कि अगर आप नवाब हैं, आपको कोई चैलेंज कर रहा है और आपकी गद्दी हथियाने की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो क्या आप एक्शन लोगे? क्या आप उस पावर को जो आपके ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रही है, क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे? बिल्कुल बनेगा लेना, ठीक है? लेना बनता है, राइट? आप अपनी गद्दी को हर हाल में साम दाम दंड भेद करके सेव करने की कोशिश करेंगे, राइट? इसी के साथ साथ और भी कई इंसिडेंट्स थे, उनकी डिटेल हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में करेंगे, बट यहां पर अभी आप ये समझ लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने घसीटी बेगम को सपोर्ट करने की कोशिश की और नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत शक की निगाह से अब देख रहे हैं, ठीक है? इसी के साथ साथ क्या हुआ, आप सभी को पता है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चलती है, तो उस राइवलरी के चलते ब्रिटिश को लग रहा था कि फ्रेंच किसी भी समय उनकी फोर्ट पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है? फोर्ट सेंट जॉर्ज के ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर एक्चुअली फोर्ट विलियम, नॉट फोर्ट सेंट जॉर्ज, दैट इज नॉट इन बंगाल, फोर्ट विलियम पर अटैक कर सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने तोपें इंस्टॉल कर दी अपने फोर्ट के ऊपर। जब ये नवाब सिराजुद्दौला को बात पता लगी तो उनको लगा कि मेरी टेरिटरी में एक विदेशी कंपनी आई है और वो किलाबंदी कर रही है, क्या इरादे हैं इनके? इनिशियली उन्हें यही लगा कि ये जितनी भी मिलिट्री टैक्टिक्स कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रही है, राइट? अब हालांकि ऐसा कोई एविडेंस है तो नहीं कि जहां पर हम ये कह सकें कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं एक्चुअली चैलेंज करना चाहती थी और मिलिटरीली नवाब सिराजुद्दौला को अंडरमाइन नहीं करना चाहती थी, ऐसा ठोस एविडेंस तो नहीं है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब हम इस कॉन्स्पिरेसी को देखेंगे, समझेंगे, तो एक ये पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि शायद ये अंग्रेजों की चाल थी कि जिससे नवाब सिराजुद्दौला एक्साइट होके कोई ऐसा स्टेप लें जिसका वो बहाना और जिसका हवाला देके ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पर्टिकुलरली ये चालाक इंसान रॉबर्ट क्लाइव, इसको अंग्रेजों से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये परमिशन मिल जाए कि वो बंगाल में जिस तरीके से इंटरवीन करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो हुआ ये कि जैसे ये बात पता लगी कि किलाबंदी हो रही है फोर्ट विलियम की, नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी एक आर्मी तैयार की और फोर्ट की तरफ कूच करते हैं, ठीक है? फोर्ट जो है यहां पर गवर्नर एक बिठा रखे हैं जिनके अंडर ये फोर्ट, बेसिकली उसकी देखरेख इनके अंडर है, गवर्नर रॉजर ड्रेक, इनके अंडर ये फोर्ट यहां पर मौजूद है, ठीक है? तो इधर होता क्या है, लेट्स सी, वेट, ठीक है? इधर, हाँ, इधर होता क्या है, गवर्नर रॉजर ड्रेक जैसे ही उनको पता लगता है कि नवाब अपनी पूरी फौज के साथ मेरे पे अटैक करने आ रहे हैं, वो अपने कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर वहां से भाग जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं लगभग 146 लोग, ठीक है? ये उसी फोर्ट में इनका रेजिडेंस होता है, फैमिलीज भी कई रह रही होती हैं, तो इसमें से कई महिलाएं और बच्चे भी होते हैं इन 146 लोगों में से, राइट? जैसे ही नवाब सिराजुद्दौला आते हैं, फोर्ट विलियम पर अटैक करते हैं, किला खुद को डिफेंड नहीं कर पाता, तो ये फॉल हो जाता है, ठीक है? इस किला के फॉल होने के बाद जो कैलकाटा का एरिया है, ठीक है, जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को करेंगे तो वी विल सी कि हाउ कैलकाटा वाज फॉर्म्ड, कैलकाटा को किस प्रकार से बनाया गया था, राइट? तो यहां पर सिराजुद्दौला, जब इन्होंने फोर्ट विलियम पर अटैक किया, किला गिर गया, तो एक तरीके के कैलकाटा का कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। जैसे ही कंट्रोल आया, उन्होंने कहा कि कैलकाटा का नाम चेंज करके इसको मैं बनाऊंगा अलीनगर, ठीक है? इन्होंने कैलकाटा का नाम चेंज कर दिया एज अ सिंबल कि ये अब ब्रिटिश टेरिटरी नहीं है, ये अब मेरी टेरिटरी है, तो इसको अलीनगर बना दिया गया, राइट? और अपने एक खास मानिक चंद, इनके हवाले इसका कंट्रोल दे दिया। ये वही मानिक चंद है जो आगे जाके इनको धोखा भी देंगे, राइट? और खुद ये वापस मुर्शिदाबाद आ जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली मानिक चंद क्या करता है, इन 146 अंग्रेजों को एक बहुत ही टाइट कमरे में बंद कर देता है। जून का महीना है, राइट? और होता ये है कि इतनी गर्मी में और सफोकेशन में सिर्फ एक ही खिड़की होती है इस रूम में, तो यहां पर एवरीवन इज लाइक क्रिएटिंग अ स्टैम्पीड, जिससे कि हर कोई इस खिड़की के पास आना चाहता है फॉर सम फ्रेश एयर। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि ज्यादातर लोग इसमें दम घुट जाता है उनका और वो मर जाते हैं। अगले दिन पता लगता है कि सिर्फ 26 लोग ही सरवाइव कर पाए, 120 लोग दे वर सफोकेटेड टू डेथ, ठीक है? इस पूरे इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है और इस ब्लैक होल ट्रेजेडी को रॉबर्ट क्लाइव बढ़ा चढ़ाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है कि सी व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर इज लिविंग इन बंगाल, व्हाइट ब्लड, ठीक है, व्हाइट मैन का ब्लड स्पिल हुआ है, इतने सारे व्हाइट लोगों की डेथ का जिम्मेदार है नवाब सिराजुद्दौला, वी मस्ट टेक एक्शन। ब्रिटिश पार्लियामेंट परमिशन देती है और फिर अब क्लाइव कॉन्स्पिरेसी करता है।
ठीक है, क्लाइव सबसे पहले यहाँ पहुंचकर मानिक चंद को ब्राइब कर लेता है, राइट। अब ये ब्राइब कर लेता है तो वहीं, हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है हिस्ट्री की किताबों में, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर मानिक चंद जब पहले से ही सिराजुद्दौला के अगेंस्ट था, तो क्लाइव के साथ मिलकर क्या पता उसने ये ड्रामा करने में क्लाइव की मदद की हो, और एक्चुअली इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी है ये अंग्रेजों की ही क्रिएट की हुई ट्रेजेडी हो भी सकती है, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही हुआ था, हिस्टोरियंस और हिस्ट्री बुक्स में हमें ये चीज पता है जो आपके सामने है, राइट। इसके बाद क्लाइव ने मानिक चंद को जब अपनी टीम में कर लिया, वहां से उसको और भी चीजें पता लगी, एंड वैसे भी अंग्रेज जो थे ना, ये अपने से ज्यादा दूसरों के कोर्ट में, ठीक है, ये जो नवाब था ना उसके जो दरबार है उसमें क्या इक्वेशन चल रही है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, सब पता होता था इन्हें। कॉन्सिक्वेंटली इन्होंने आइडेंटिफाई किए कुछ दुश्मन जो कि सिराजुद्दौला के हैं, राइट। तो मानिक चंद ये तो भाई साहब पहले ही क्लाइव की टीम में आ गए हैं। इसी के साथ साथ मीर जाफर, ये मीर जाफर मीर बख्शी थे, ठीक है, और कमांडर इन चीफ भी थे नवाब की आर्मी के, राइट। इसके बाद राय दुर्लभ, ये नवाब की आर्मी के बहुत बड़ा एक जत्था, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट इनकी आर्मी का कंट्रोल करते थे। मानिक चंद एक कलकत्ता का ऑफिसर, ठीक है, वो कलकत्ता का नाम अलीनगर जब चेंज कर दिया तो उसके हवाले मानिक चंद के हवाले कर दिया था। अमीर चंद ये बहुत बड़े अमीर मर्चेंट थे, तो उसमें क्या होता था कि जब भी लड़ाई या जंग होती है तो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की हमें जरूरत पड़ती है। ये रिसोर्सेज जब मोबिलाइज होते हैं तो या तो रॉयल ट्रेजरी से यूज होते हैं या फिर ऐसे अमीर मर्चेंट्स ऐसी वॉर्स और बैटल्स को स्पॉन्सर करते थे। जगत सेठ बहुत बड़े बैंकर थे, अगेन इनका भी सिमिलर काम है पैसे का। और कदीम खान ये भी नवाब सिराजुद्दौला के ट्रूप्स को काफी बड़ा जो ट्रूप्स थे वो उनका चार्ज कादिम खान के पास था, राइट। अब यहां पे रिटेलिएशन की अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेज क्या करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, और रिटेलिएट करके सिराजुद्दौला के ऊपर लगाते हैं इम्प्रैक्टिकल कंडीशंस कि आपने हमारे पूरे फोर्ट विलियम में तबाही मचाई, आपकी वजह से इतने लोग मरे। तो ऐसी कंडीशंस लगाते हैं कि इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर नवाब सिराजुद्दौला टू एक्सेप्ट देयर डिमांड। वो चाह के भी वो डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक तरीके से जानबूझकर व्हाट ब्रिटिश इज डूइंग, कि ब्रिटिश कह रहे हैं कि हम तो लड़ाई करना ही चाहते हैं, और एक बहाना बनाया जा रहा है, प्रिटेक्स्ट बनाया जा रहा है कि हम तो बदला लेने आ रहे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकते, ठीक है। ये वही बात हो गई कि मान लो कभी किसी को, जैसे हमारी टीचर्स नहीं होती थी कुछ थोड़े से गुस्से वाली स्कूल में कॉलेज में, तो वहां पे अगर कोई क्लास नॉटी है, शरारती है, तो उनको थोड़ा परेशान करने के लिए बच्चों को ऐसा होमवर्क देंगे जो हो ही नहीं सकता, ठीक है, अगले दिन कोई भी नहीं करके लेके आ पाएगा, इवन टॉपर्स भी नहीं लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो वही सिचुएशन यहां पर सिराजुद्दौला की हुई, ठीक है। तो लड़ाई इनएविटेबल थी। अब लड़ाई में क्या होता है, 23 जून 1757 को ये पलासी के पास पहुंचते हैं, मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर। यहां पर एक तरफ है अंग्रेज, दूसरी तरफ है सिराजुद्दौला की आर्मी, ठीक है। अंग्रेजों के पास 3050 सोल्जर्स हैं, जिनमें से काफी सोल्जर्स इंडियंस हैं, राइट। दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की आर्मी में 50,000 सोल्जर्स हैं, 50,000। कहां 3,000, कहां 50,000, 10 गुना से भी ज्यादा सोल्जर्स यहां पर मौजूद हैं। बट यहां पर एक अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इसमें से बहुत सारे सोल्जर्स मीर जाफर द्वारा कमांड किए जा रहे हैं, ठीक है। मेनी सोल्जर्स आर बीइंग कमांडेड बाय मीर जाफर। सिर्फ कुछ ही ऐसे वफादार कमांडर्स हैं जो सिराजुद्दौला के वफादार हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें से दो लोगों का नाम है मीर मदन और मीर मोहनलाल। अब यहां पर जब जंग शुरू होती है तो घमासान स्टार्ट होता है, और घमासान के चलते बीच में क्या होता है कि एक फायर शॉट निकलता है अंग्रेजों की साइड से और मीर मदन के सिर पे जाके लगता है। मीर मदन की डेथ हो जाती है, और मीर मदन एक एबल कमांडर थे। एकदम से नवाब की आर्मी में हड़कंप मच जाता है, और मीर जाफर परसुएड करता है नवाब को कि सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर जा सकती है, ये अंग्रेजों ने मीर मदन को मार दिया, बहुत बड़ी ये हमें झटका लगा है, आप महफूज रहिए और यहाँ के मैदान को मैं संभाल लूंगा, मेरे महाराज, मेरे नवाब, आप मुर्शिदाबाद पहुंच जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे नवाब अपने घुड़सवारों के साथ, लगभग 2000 घुड़सवार इनके पास होते हैं, उनके साथ मुर्शिदाबाद की तरफ प्रस्थान करते हैं। पीछे से रह जाते हैं राय दुर्लभ और मीर जाफर, ठीक है। और राय दुर्लभ, मीर जाफर ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, क्लाइव के सामने आते हैं, राइट, एक दूसरे की तरफ स्माइल पास करते हैं और सिर्फ देखते रहते हैं, ठीक है। राय दुर्लभ और मीर जाफर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। और मीनवाइल रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी, जो नवाब की बाकी आर्मी है,
उसको घेर के हरा देती है। तो यहां से बैटल ऑफ पलासी, मतलब इट्स नॉट इवन वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड अ बैटल, क्योंकि ये तो साफ कॉन्स्पिरेसी थी ये, कि सिराजुद्दौला को भेज दिया मुर्शिदाबाद, पीछे से ज्यादातर जत्था, ठीक है, ज्यादातर जो ट्रूप्स हैं, दे आर बीइंग कमांडेड बाय मीर जाफर, दे आर नॉट गोइंग टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, और जो ब्रिटिश फाइट कर रहे हैं, ठीक है, उनका नंबर, मतलब दे आर आउट नंबर्ड, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी, इसके कर्टन्स गिर जाते हैं, और यहां से बंगाल डिक्लाइंस, इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। यहां पर बंगाल अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। अब इसके आगे की कहानी हम करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, जहां पर हम फर्दर देखेंगे कि हाउ दिस बैटल ऑफ प्लासी अल्टीमेटली लेड टू बैटल ऑफ बक्सर, और अल्टीमेटली फिर पूरा का पूरा बंगाल का कंट्रोल अंग्रेजों के पास आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बक्सर में मुगल एम्परर, अवध के नवाब एंड नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, ये सभी लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, नॉट मीर जाफर, अदर नवाब, राइट। तो उसको हम करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको समझने के लिए ये एक प्रीलूड, ये आपका बेस, ये स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज हमने क्या करना है कि जैसे हमने बंगाल को समझा, उसी तरह आज हम अवध के बारे में जानेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि अवध इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अवध। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में कुछ पैरामीटर्स हैं, वी विल आइडेंटिफाई दोज पैरामीटर्स which make Awadh an important सूबा that made Awadh an important सूबा of Mughal Empire. Secondly, यहां पर एक नवाब आते हैं सादत अली खान। सादत अली खान इनिशियली मुगल के एक हाई ऑफिशियल होते हैं, उसके बाद ये नवाब बन जाते हैं। किस तरह से इनका राइज होता है, ठीक है, किस तरीके से ये अवध को इंडिपेंडेंट बना देते हैं, ठीक है, हाउ अवध बिकम्स इंडिपेंडेंट अंडर सादत अली खान, राइट। एंड किस प्रकार से सादत अली खान, इनके शासन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशल इवेंट होता है, दैट नादिर शाह इन्वेड्स, ठीक है, नादिर शाह हमने किया था पिछले लेक्चर्स में कि 1738 में नादिर शाह इन्वेड कर देता है, लाहौर को कैप्चर कर लेता है, एंड उसके बाद 1739 में वो दिल्ली की तरफ जब कूच करता है, तो करनाल के पास एक बैटल होती है नोन एज द फेमस बैटल ऑफ करनाल। कब हुई थी करनाल की बैटल, कमेंट्स में मुझे डेट बताइए। 23 फेब 1739 को करनाल की बैटल होती है, ठीक है। इस बैटल में सादत अली खान कैप्चर हो जाते हैं। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट क्या है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो यहां पर वो कहानी के ट्विस्ट के बाद व्हाट हैपेंस कि दिल्ली, ठीक है, मुगल एम्परर वो फॉल कर जाते हैं। सादत अली खान, इनको एक चांस मिलता है कि वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर सकें, बट समथिंग हैपेंस ड्यू टू विच सादत अली खान कमिट्स सुसाइड। ये क्या हुआ अचानक, ठीक है, ये हम देखेंगे कि सादत अली खान ने खुद को क्यों मार दिया, राइट। सादत अली खान के बाद आते हैं सफदरजंग, राइट। तो सफदरजंग कुछ पेशकश करके, नादिर शाह के सामने कुछ पेशकश करके, कुछ ट्रिब्यूट देके अपनी सक्सेशन को इंश्योर कर लेते हैं, ठीक है। सो ही बिकम्स द राइटफुल सक्सेसर आफ्टर सादत अली खान। सफदरजंग के बाद आते हैं शुजाउद्दौला, ठीक है। इनके समय पर बैटल ऑफ पानीपत होती है, मराठास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, और शुजाउद्दौला के बाद भी फिर एक इनके सक्सेसर आते हैं। एंड कंसिस्टेंटली अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अवध को बफर स्टेट की तरह हम रखें, मराठास से बचे रहने के लिए बीच में एक बफर स्टेट हम रखें। बट समथिंग हैपेंस इन 1856 दैट इनको लगता है कि नहीं, अब अवध को हमने एनेक्स करना है, और वहां पर अवध अंग्रेजों की तरफ चला जाता है। अब इस कहानी को हमने समझना है, ठीक है, इस कहानी को समझना है, और फिर हम कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। ये पीडीएफ आपके काफी काम आ सकते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, दिस इज माय ग्रुप। टेलीग्राम पर सर्च करते समय आपने सिर्फ ये लिखना है, चंदन लर्निंग विदाउट स्पेस। सीएस लाइव ग्रुप से आपको एक हमारा चैनल दिख जाएगा, ज्वाइन दैट चैनल। वहां पर टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफ्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर डू कनेक्ट विद मी इफ यू वांट गाइडेंस, इफ यू वांट टू रिजॉल्व सर्टेन क्वेरीज एटसेट्रा, तो यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ने से पहले
ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस जो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर दिए थे, ताकि जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको ये पता लग जाए कि पिछले लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, और जो लोग हमारे साथ रेगुलर हैं उनको ये पता लग जाए कि पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन उस पर आ सकता है। तो देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर? वेरी इजी, मैंने अभी बताया है। ठीक है, कौन है लास्ट नवाब ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर? कौन है? ये है मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इसमें कई बार क्या होता है कि एस्पिरेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड कि मुर्शिद कुली खान तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल थे, तो इनके प्रीडिसेसर में बी इज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, ठीक है, यही है। इनको अपॉइंट किया था, किसने किया था? फारूक शार ने इनको बनाया था ना, नजीमत इनको दे दी थी, सूबेदार इनको बना दिया था, है ना। तो सूबेदार बनाने के बाद जब दीवानी और सूबेदारी दोनों इनके पास आ गई तो पावर इन्होंने कंसोलिडेट कर ली, उसके बाद हेरिडिटरी बना दिया वो ऑफिस, राइट। तो ही वॉज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर अपॉइंटेड द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल? ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यार देखो, ये टॉपिक्स अभी हमने फ्रेश कवर किए हैं। क्योंकि इन्हें हमने फ्रेश कवर किया है, दैट इज द रीजन कि इनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बट विद टाइम चीजें हम भूलते हैं, हमारे दिमाग से निकलती हैं, और ये पर्टिकुलर पोर्शन जो हम कर रहे हैं जनरली वो पोर्शन है। देखो, मिडीवल इंडिया यहां आने से पहले खत्म हो जाता है। मॉडर्न इंडिया हम जनरली शुरू करते हैं 1857 से, है ना, या फिर मैक्स टू मैक्स एडवेंट ऑफ यूरोपियन से करते हैं। ये डिक्लाइन कौन करेगा? हु विल डू द डिक्लाइन? तो ये छूट जाता है आपका। क्योंकि ये छूट जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इजी क्वेश्चन है पर कर नहीं पाओगे क्योंकि पढ़ा ही नहीं या रिवाइज नहीं किया। तो इसलिए दिस सीरीज इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। ठीक है, ये जो चैप्टर कर रहे हैं ना, अभी हो सकता है बोरिंग लग रहे हो सकता लग रहा हो कि नहीं यार पहले मिडीवल इंडिया कराओ, नहीं, यहां से कर सकते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, हमने देखा है फ्लो में चल रहे हैं हम आराम से, 1707 के बाद से बड़े आराम से सारा फ्लो चल रहा है। तो आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है? फारूक शियार, ये मैंने बता भी दिया अभी। ठीक है, और पिछले लेक्चर्स प्लीज रिवाइज कर देना, पीडीएफ्स प्लीज पढ़ लेना, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। चलिए ये करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को कमेंट में बताइए सब जने, ठीक है, आप में से बहुत से लोग बहुत रेगुलरली सीरीज को फॉलो करते हैं, रियली ग्रेट, बहुत अच्छा लगता है, एंड योर कंसिस्टेंसी एंड योर रेगुलरिटी एक्चुअली इंस्पायर्स मी एज वेल टू बी रेगुलर विद दिस सीरीज। ठीक है, मैं भी इसलिए डेली के डेली मंडे टू फ्राइडे 2:30 PM कोशिश करता हूं कि ये आती रहे। ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये जो टाइटल्स थे हमने किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़े थे लास्ट लेक्चर में? ठीक है, ये मेरे को बताइए, जो लोग रेगुलर हैं सीरीज के साथ वो कमेंट्स में बताइए कि ये हमने किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़े थे, ताकि जो न्यू लोग हैं उनको भी ये पता लग जाए कि हमने काफी कुछ कर लिया वैसे अभी तक। ठीक है, तो ये टाइटल है अलीवर्दी खान के लिए, राइट। तो शुजाउल मुल्क, व्हाट डज इट मीन? ये टाइटल था शुजाउल मुल्क, ठीक है, नाम नहीं, ये टाइटल था। डज इट मीन स्वॉर्ड ऑफ द स्टेट, हीरो ऑफ द कंट्री, और हीरो इन द वॉर? तो शुजाउल मुल्क एक्चुअली मीन्स हीरो ऑफ द कंट्री। शुजा हीरो, उल ऑफ मुल्क कंट्री, राइट। हसीमुद्दौला, हसीमुद्दौला, हसेमुद्दौला, क्या है हसेमुद्दौला? हसेमुद्दौला इज एक्चुअली स्वॉर्ड ऑफ द स्टेट। इट डजंट मीन हीरो ऑफ द कंट्री, हीरो ऑफ द कंट्री तो ये है, हसीमुद्दौला है स्वॉर्ड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो पहले दो पेयर्स गलत है। महाबत जंग, अब यहां पर हमने कर लिया और यहां पर हॉरर इन वॉर लिखा है, तो ये पेयर करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, कंफ्यूज ज्यादा करना हो तो मैं ये भी लिख सकता था लव इन वॉर, महाबत जंग लव इन वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है, वो ऐसा नहीं है, महाबत जंग इज हॉरर इन वॉर। ठीक है, सो दीज आर द टाइटल्स दैट वर अकॉर्डेड टू अलीवर्दी खान। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज ब्रेवरी, ऑन अकाउंट ऑफ हिज कमांडरशिप, अकाउंट ऑफ हिज लीडरशिप। तो इसमें केवल एक पेयर करेक्टली मैच्ड है, विच इज पेयर 3। सो आंसर हमारा ए बनेगा कि सिर्फ एक ही पेयर करेक्टली मैच्ड है। बेसिकली आपको बताना है कि कितने पेयर्स यहां पर करेक्टली मैच थे, राइट। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन 4। Which of the following is the correct outcome of Battle of Gedia? ठीक है, 1740 में बैटल हुई थी, तो इसका क्या आउटकम निकला था? किसके बीच हुई थी बैटल ऑफ गेडिया? Who fought बैटल ऑफ गेडिया? अलीवर्दी खान एंड, बताओ यार कमेंट्स में बताओ मुझे, टेल मी इन द कमेंट्स, किसके बीच में हुई थी ये बैटल? इमरजेंस ऑफ, ओके, यहां पे आएगा बंगाल, इमरजेंस ऑफ बंगाल एज एन इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, क्या ये आउटकम थी बैटल ऑफ गेडिया की? ठीक है, बताओ कमेंट्स में, इज स्टेटमेंट 1 ट्रू? क्या स्टेटमेंट 1 ट्रू है? सेकंड स्टेटमेंट कह रही है डिफीट ऑफ मुगल एम्परर अहमद शाह बहादुर। ठीक है, बैटल ऑफ गेडिया में अहमद शाह बहादुर ये हार गए थे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, क्या सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है? कमेंट्स में बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
ठीक है, लेकिन कहानी पता है तो बहुत इजीली कर पाओगे। और स्टेटमेंट 3 है लॉस ऑफ ओडिशा फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल टू मराठाज। लॉस ऑफ ओडिशा फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल टू मराठाज। देखो यार, घेड़िया की लड़ाई जो थी, ठीक है, घेड़िया की लड़ाई क्यों हुई थी? सक्सेशन का डिस्प्यूट था। अलीवर्दी खान नवाब बनना चाहते थे, सरफराज को बिठा रखा था, बैटल ऑफ घेड़िया हुई, अलीवर्दी खान नवाब बन गए, राइट। अब यहां पर यह कहना कि बंगाल एक इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट की तरह इमर्ज हुआ, ये कहना गलत होगा। दिस विल बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये तो तभी इंडिपेंडेंट हो गया था जब मुर्शिद कुली खान ने अपना सक्सेसर खुद ही चुन लिया पहले, बिना मुगल एम्पर के सलाह लिए, राइट। तो ये इसलिए फॉल्स है। इससे पहले भी बंगाल इंडिपेंडेंटली ही एग्जिस्ट कर रहा था। हेरिडिटरी सक्सेशन इससे पहले भी तो हुआ था, राइट। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है डिफीट ऑफ मुगल एम्पर अहमद शाह बहादुर। भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जब इनका कोई लेना देना ही नहीं है अहमद शाह बहादुर का, तो ये करेंगे क्या यहां आकर, राइट। तो दिस बिकम्स फॉल्स, दिस अगेन बिकम्स फॉल्स। ठीक है, ये लड़ाई हो ही सरफराज और अलीवर्दी में रही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि लॉस ऑफ ओडिशा फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल टू मराठास। ठीक है, लॉस ऑफ ओडिशा फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल टू मराठास, अगेन बैटल ऑफ गेडिया का ये आउटकम नहीं था। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो कॉन्सिक्वेंटली हमारा जो आंसर है वो बन जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, डी बिकम्स करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको फटाफट बता दूं कि दोस्तों, अगर आप पूरे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर टारगेटिंग 2024, तो आपकी एक बहुत सॉलिड तैयारी करवाने के लिए टीम स्टडी आईक्यू ने एक कोर्स लॉन्च किया है। दिस कोर्स इज कॉल्ड प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितनी स्टेजेस आती हैं, हर स्टेज के लिए आपको ये कोर्स तैयार करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइव फाउंडेशन क्लास होगी और उसके बाद क्रैश कोर्स आपको अलग से खरीदना पड़ेगा या टेस्ट सीरीज अलग से खरीदनी पड़ेगी, आपको आंसर इवैल्यूएशन करवाने के लिए कुछ और लेना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बुक्स अलग से लेनी पड़ेंगी, ऐसा भी नहीं है। इस एक कोर्स में यूपीएससी एग्जाम की सारी स्टेजेस इन्वॉल्व है, जिसका मतलब ये है इसमें एनरोल करते ही सबसे पहला काम हमारी टीम क्या करेगी कि 15 सेट ऑफ 4 बुक्स इनिशियली ये डिस्पैच कर देगी, जो आपको फिजिकल फॉर्म में घर पर डिलीवर करवाई जाएगी। सेकेंडली 15 बुक्स टोटल आप तक पहुंचाई जाएंगी। उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस, उसके लिए आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, राइट। इसी के साथ एक मेंटोर आपको अलॉट कर दिया जाएगा जो आपके अलग अलग डाउट्स को एड्रेस करने में आपकी हेल्प करे। कभी भी दिन के किसी भी समय पर 24/7 कभी भी डाउट आता है, कभी भी कोई क्वेरी आती है, आप मेंटोर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर आपके साथ शेयर किया जाएगा और यूपीएससी की जर्नी में वो एक गाइड बनकर आपको बताएंगे कि कैसे अपनी स्ट्रेंथ को अपने एडवांटेज में यूज करना है। आंसर इवैल्यूएशन, जितने मर्जी आंसर्स आप इवैल्यूएशन करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, जब प्रीलिम्स की बारी आएगी तो ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स को अलग से खरीदना पड़ेगा, इसी में इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज भी प्रीलिम्स की इसमें इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज के वीडियो सोल्यूशन भी हैं, राइट। इसके बाद अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो एक एडवांटेज ये मिलता है कि दिल्ली एनसीआर में हमारे हॉस्टल में आपको रहने का मौका मिलेगा और हमारे साथ ऑफलाइन यानी फेस टू फेस क्लासेस आप लगा सकते हैं। वहीं पे खड़े होकर डाउट पूछ लेंगे, वहीं पे हम आपके आंसर लिखवाएंगे, हम चेक कर लेंगे, नोट्स भी दिखा सकते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बहुत फायदा है उसका। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाता तो ऐसा नहीं कि एडवांटेज मिलेगा नहीं। हम ऑनलाइन मीडियम से क्लासेस लगाएंगे, मेंस की भी। आपका आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम होगा, उसमें हम क्या करते हैं कि 300 के आसपास टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिस पर कि मेंस में सवाल आ सकता है, उसको 360 डिग्री एनालिसिस से कवर करते हैं, जिससे कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यू आर इन अ पोजीशन टू राइट दैट आंसर। उसी के साथ साथ मेंस की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, उसकी डिस्कशन भी इस पर इंक्लूडेड है। प्रीलिम्स के समय में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स दी जाएंगी, वो भी फिजिकल फॉर्म में आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी, राइट। एंड इंटरव्यू के समय पर बोर्ड मेंबर्स की बैकग्राउंड क्या है, आपका पोर्टफोलियो या आपका डैफ और बोर्ड मेंबर्स की बैकग्राउंड कहां पे कन्वर्ज करता है, कैसे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। अगर आपकी कोई वीकनेस है, मान लीजिए कि आपने ऑप्शनल, किसी कोई ऐसे भी पूछने लो कि मैं आईएफएस बनना चाहती हूं पर मैंने ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी लिया है या सोशियोलॉजी लिया है, तो इंटरव्यू में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होने वाला यार, अगर ऐसी चीज होती नोटिफिकेशन में कर देते ना, वो नहीं है। इसको जस्टिफाई करना होता है कि यस आई वांट टू बी आईएफएस, मैं सोशियोलॉजी लेके कर रही हूँ, आपको क्या तकलीफ है, आई एम डूइंग गुड इन सोशियोलॉजी। इसका मतलब यह है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, कर सकती हूँ आईएफएस में भी, जहां पे जाऊंगी आई लर्न एवरीथिंग, राइट। तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे जस्टिफाई करना है, पूरी गाइडेंस इंटरव्यू के समय पर भी इसी बैच के अंदर इंक्लूडेड है। जिसका मतलब यह है यू जस्ट एनरोल वंस एंड यू विल नेवर हैव टू लुक एनीवेयर एल्स, और
अल्टीमेटली लबसना तक पहुंचकर ही आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, राइट। सो क्योंकि ऑल इंक्लूसिव बैच है जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, दैट इज द रीजन कि ये पर्टिकुलर बैच 45,000 का है, थोड़ा सा प्राइसी है, बट यू कैन अवेल द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स बाय यूजिंग कोड CSLive, राइट। एंड अगर आप में से कई लोग NCERT बैच के स्टूडेंट्स हैं, इस सीरीज के थ्रू अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं एंड अब इस बैच में जाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे यहां पर मुझे मैसेज कीजिए @HELLO चंदन CHANDAN, ठीक है। कनेक्ट विद मी हेयर, आई विल हेल्प यू, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट में दे सकूं, आई ट्राई, ठीक है। आई कैन नॉट कमिट बट फिर भी कोशिश करूंगा, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि स्टडी IQ का कोई एक कोर्स आपने शायद पहले से अगर खरीद रखा है तो डू कनेक्ट विद मी हियर, राइट। ये इसके फीचर्स हैं, राइट। एंड लेट अस स्टार्ट विद अवध नाउ। अवध की एडवांटेज थी कुछ, अवध की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस थी। इस सिग्निफिकेंस को हम 3 एस्पेक्ट्स में समझ सकते हैं। ये अवध का पुराना मैप है। 3 एस्पेक्ट्स क्या है? इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, दिल्ली के बहुत नजदीक होना एंड एग्रीकल्चर और ट्रेड का काफी ज्यादा फ्लरिश करना, राइट। अवध के बारे में, अवध देखो आज की डेट में अवध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, है ना। और लखनऊ भी यही था उस समय में। तो आज भी ये बात कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, ठीक है। ये पॉलिटिकल एक कह लीजिए कि फ्रेज है कि अगर दिल्ली में यू वांट अ गुड मिनिस्ट्री, यू वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट, यू वांट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, तो उत्तर प्रदेश इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। तो यहां पर अवध, ऐसा नहीं कि ये चीजें, ये सिचुएशन आज की हैं, ये मिडीवल एजेस से ऐसी सिचुएशन चल रही थी। तो उस समय पर भी दिल्ली की सड़क लखनऊ से होकर गुजरती थी। तो जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिल्ली थी, इसने भी अवध को कुछ एडवांटेजेस दिए। अलॉन्ग विद दैट, आप आज भी जानते हैं कि गंगा यमुना उसकी ट्रिब्यूटरीज इस रीजन से फ्लो करती हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली दिस रीजन वाज क्वाइट फर्टाइल, वेल इरिगेटेड एंड कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमिकली काफी प्रॉस्परस था, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका ज्योग्राफिकल लिमिट ना ऐसे मैप में तो प्रॉपर्ली समझ नहीं पाओगे आप, बट हाँ ये आप थोड़े से पॉइंट्स याद रख सकते हो कि गंगा नदी जो है, ठीक है, उसका जो उत्तरी तट है, गंगा नदी का उत्तरी छोर जो है, नॉर्दर्न बैंक, वहां से शुरू होता था और नॉर्थ में हिमालय तक ये एक्सटेंड करता था, ठीक है। तो इसकी विड्थ गंगा के नॉर्दर्न बैंक से लेके हिमालयस के बीच में, और वेस्ट में कन्नौज, ठीक है, यहां पर ये कन्नौज है, ठीक है, दिस इज कन्नौज। कन्नौज से लेके ईस्ट में ना एक नदी है कर्मनासा, ठीक है, ये नदी ईस्ट में है, वो उसकी वेस्ट और ईस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करती थी, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली ये रीजन फर्टाइल था, इसलिए हाई प्रोडक्टिविटी थी। हाई प्रोडक्टिविटी की वजह से अंग्रेजों की भी नजरें इस पर पड़नी शुरू हो गई थी। प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली ने काफी एडवांटेज इसको दी, क्योंकि मुगल एम्पायर की सीट और कैपिटल के नजदीक होने की वजह से जो दिल्ली में, जो मुगलिया सल्तनत में जो भी षड्यंत्र चल रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हर चीज पता होती थी अवध के नवाब को, अवध के सूबेदार को, ठीक है। तो क्लोज पॉलिटिकल टाइज रखने काफी आसान थे। उसके बाद पास होने की वजह से कभी फेवर लेनी है अगर मुगल सम्राट की या मुगल शहनशाह की, तो विजिट करने जा सकते थे, तो इन्फ्लुएंस कर सकते थे मुगल एम्परर को, राइट। इसी की वजह से, इस प्रॉक्सिमिटी की वजह से ही और इस क्लोज डिस्टेंस की वजह से कई बार कुछ फेवर्स लेते थे ये, ठीक है। अलायंसेस बनाने में इनको काफी मदद मिलती थी और मुगल एम्परर का अलग अलग मुद्दों पर इनको सपोर्ट भी मिल जाता था, क्योंकि इन पर्सन जब आप किसी को मिलते हो ना, तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू इन्फ्लुएंस दैट पर्सन, ठीक है। रादर देन कि एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी एक दरबारी के द्वारा पहुंचाई जा रही है और वहां पर वो ऐसे पूरा ऐसे खोल के पढ़ रहा है, तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब पर्सनली जाते हो तो दैट मेक्स अ बिगर इंप्रेशन, ठीक है। इसलिए अभी जो हम डील करके आए ना, कहाँ पे, USA में, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो बाइडन, राइट। तो वहां पर इन पर्सन गए हैं, खुद गए हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर SMS के थ्रू या चिट्ठी के थ्रू या वर्चुअल मीटिंग के थ्रू ये सब हुआ है, खुद वहां पर किया है सब, ठीक है। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स को बीच में ले आया, क्या करें यार, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, पोल्स अपार्ट, दीज सब्जेक्ट्स आर ट्रूली पोल्स अपार्ट, राइट। अलॉन्ग विद दिस, एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो अवध को मिलता था या अवध की वजह से मुगल एम्परर को मिलता था, वो ये था कि अवध के पास अच्छी मिलिट्री फोर्स थी। तो अगर कभी मुगल एम्परर को मिलिट्री मोबिलाइज करनी पड़ती थी, तो अवध वाज द क्लोजेस्ट सूबा जिसकी मिलिट्री को मोबिलाइज करके अलग अलग इन्वेजन से डिफेंड किया जा सकता था मुगल एम्पायर को, राइट। तो प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली के अपने एडवांटेज थे। इकोनॉमिकली एक तो रीजन ये था कि ज्योग्राफिक सिचुएशन इसकी ऐसी थी कि फर्टाइल सॉइल इसके पास थी। दूसरा, ट्रेड रूट्स
ट्रेड रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट अवध के थ्रू गुजरते थे। जो बंगाल में भी एक रिच फर्टाइल लैंड्स का जो मटेरियल है उसको बंदरगाह तक पहुंचाना है या पश्चिम में पहुंचाना है वाया लैंड, ठीक है, पर्शिया तक ट्रेड अगर करना है तो वो ट्रेड कहां से होकर गुजरता है? थ्रू अवध, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसकी एडवांटेज थी। इंपॉर्टेंट सिटीज को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता था, जैसे कि दिल्ली, आगरा, वाराणसी, दीज वर द सिटीज जो इस कनेक्शन जिसकी कनेक्टिंग लाइंस अवध के थ्रू गुजर रही थी। और इस लोकेशन ने भी काफी कमर्शियल गेन्स अवध को दिए, प्रोवाइड किए, ठीक है। तो इकोनॉमिकली काफी प्रॉस्परस रीजन था ये। अब इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर इसकी इंडिपेंडेंस में अवध को मुगल एम्पायर से थोड़ा तोड़ने में, ठीक है, इसको सक्सेसर स्टेट बनाने में जिस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा रोल है वो है सादत अली खान वन, ठीक है। इनको सादत खान भी कह दिया जाता है, सादत अली खान वन भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो इनके पॉलिटिकल एम्बिशन से अवध की इंडिपेंडेंस आती है। होता क्या है कि 1722 में कौन है मुगल एम्परर? बताइए कमेंट्स में। रंगीला, ठीक है। 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला इज द मुगल एम्परर। और होता यह है कि ये खबर अवध में तो देखो डेफिनेटली पहुंचेगी अगर कोई अय्याश मुगल एम्परर बन गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने बताया कि डिक्लाइन के समय पर जमींदार वगैरह ट्रिब्यूट्स और टैक्सेस भेजने बंद कर देते थे। तो अवध में ऐसे रिबिलियस जमींदार बहुत ज्यादा हो गए थे। इन्होंने कहा कि सादत अली खान को बुलाओ। इन जमींदारों के कान खींचने में ये सादत अली खान इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली सादत अली खान को ये कहा गया कि आप सूबेदार हैं और यहां पे इस सिचुएशन को टेम कीजिए, कंट्रोल कीजिए, राइट। क्योंकि ये जमींदार एक तरीके से ऑटोनॉमस चीफ्स की तरह एक्ट करना शुरू हो गए हैं। तो जहां पर एक सूबा इंडिपेंडेंट हुआ है, यहां पर ये छोटे छोटे जमींदारों से इंडिपेंडेंट स्मॉल रीजन्स एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो तो ज्यादा खराब सिचुएशन है, बाल्कनाइजेशन वाली सिचुएशन है। सादत अली खान ने कूटनीति का इस्तेमाल करके इस पूरी सिचुएशन पर काबू पा लिया और 1 साल के अंदर अंदर सब सही चलना शुरू हो गया अवध में, ठीक है। सो इस चीज से खुश होकर इनको टाइटल मिला बुरहान उल मुल्क, ठीक है। ये बुरहान उल मुल्क, ये टाइटल मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत अली खान वन को कॉन्फर किया, ठीक है। और वो उस वक्त नवाब ऑफ अवध हैं, राइट। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के बाद मोहम्मद शाह ने कहा कि अब आपका काम वहां पे हो गया है, आप दिल्ली आइए, आपकी जरूरत दिल्ली में ज्यादा है, ठीक है। तो दिल्ली में आए, राइट। लेकिन दरबारियों के बीच में ऐसा फैक्शनिज्म वहां पर चलता था, इतने गुट बने हुए थे कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के चलते सादत अली खान को यह रियलाइज हुआ कि मैं अवध में ही भला चंगा, ठीक है। तो उन्होंने वापस अवध जाने का फैसला किया या फिर उनको वापस अवध में भिजवा दिया गया। और वहां पे अब ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपना पावर बेस अवध में बनाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दरबार में मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स होती है, राइट। तो नो वरीज, मैं अवध को अपना पावर सेंटर बना सकता हूं। तो पावर सेंटर बनाने के लिए पहला स्टेप जो ये लेते हैं, ही डिक्लेयर्स, ही अपॉइंट्स सफदरजंग हिज सन इन लॉ एज हिज डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है। अपने सन इन लॉ सफदरजंग को ये डेप्यूटी गवर्नर बना देते हैं और इसमें मुगल एम्परर की कोई खास रजामंदी होती नहीं है, उनसे परमिशन लेके नहीं बनाया जाता। कॉन्सिक्वेंटली जैसे ही वो सफदरजंग को डेप्यूटी गवर्नर बनाते हैं तो अवध एक हेरिडिटरी प्रोविंस बन जाता है एंड वी कैन से हियर कि ये एक सक्सेसर स्टेट बन चुका है, ठीक है। सक्सेसर स्टेट बनने के बाद अब ये क्या कर रहे हैं, यहां पर इन्होंने जमींदारों को जिस तरह से टेम किया, अब ये लैंड रेवेन्यू के सिस्टम में बहुत सारी तब्दीलियां करते हैं, जिससे कि जो किसान पिसते जा रहे हैं टैक्सेस के बर्डन से, क्योंकि शाही मुगल घराने इनके खर्चे खत्म नहीं हो रहे, ठीक है। इजरा सिस्टम भी आ चुका है, इजारा सिस्टम, वहां पे इन पेजेंट्स के ऊपर बर्डन बना पड़ा, राइट, के टैक्सेस देने हैं। तो इन्होंने कुछ लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के जिससे कि ये टैक्सेस और ये पेजेंट का बर्डन थोड़ा सा रिलीव हुआ। क्या एग्जैक्टली रिफॉर्म्स थे, क्या किया क्या नहीं किया, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वही हमारा जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, थोड़ा सा देखो हमने टर्म समझ लिए हैं, बट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द मेन स्ट्रीम हिस्ट्री दैट इज गोइंग ऑन, और वो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ हमने जल्द ही अपने इन क्लासेस को लिंक करना है, ठीक है। तो पेजेंट्स का बर्डन यहाँ पर कम होता है, लैंड रेवेन्यू इक्विटेबल कर देते हैं, ठीक है, इक्विटेबल लैंड रेवेन्यू है यहाँ पर, एंड हिंदू मुस्लिम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। ये अगेन आप बार बार ये देखेंगे जितने भी सक्सेसर स्टेट्स बने हैं, ठीक है, सक्सेसर स्टेट्स क्या थे, ये मुगल प्रोविंसेस ही थे। फॉर्मल टाइज इन्होंने मेंटेन करके रखे, लेकिन इनफॉर्मली ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं खुद को। और इन्हें समझ आ गई थी कि औरंगजेब की इंटॉलरेंट पॉलिसीज ने ही बेड़ा गर्क किया है मुगल एम्पायर का, तो ये टॉलरेंट पॉलिसी फॉलो करते थे। शायद यही रीजन आगे जाके हम 1857 रिवोल्ट के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे कि व्हाई मुगल एम्परर, ठीक है, वाज चोजन एज अ लीडर ऑफ रिवोल्ट, एंड व्हाई वी कुड सी हिंदू मुस्लिम यूनिटी।
क्योंकि एक्चुअली लोगों को भी समझ लग गया था, नवाबों को भी समझ लग गया था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी या टॉलरेंस के साथ ही हम अपने देश को, अपने सूबे को एक शांति से गवर्न कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलती थी, काफी अच्छे ट्रेंड ऑफिसर्स थे, इनकी आर्मी भी काफी ट्रेंड थी, ठीक से पेमेंट्स हो जाती थी क्योंकि रिच सूबा था, ठीक से फर्टाइल लैंड्स यहाँ पर मौजूद थे, रेवेन्यू भी अच्छे से कलेक्ट हो रहा था, तो एवरीथिंग वाज क्वाइट गुड। और इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी इन्होंने जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं विद द मुगल एम्पर, उनको कट नहीं किया। ये नहीं कि हम बात ही नहीं कर रहे, हम इंडिपेंडेंट है, अब आपका हमारा कोई लेना देना नहीं। इन्होंने कहा कि ठीक है, अपने हिसाब से हम शासन चला रहे हैं, आपको आपका ट्रिब्यूट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन चलाने दो, हमें अपने हिसाब से दो, राइट। तो कम्युनिकेशन लाइन यहां पर अभी भी ओपन थी, ठीक है। कम्युनिकेशन लाइंस क्योंकि ओपन है, तो व्हाट हैपेंस कि 1738 में एक लैंडमार्क इवेंट होता है, एक वाटरशेड इवेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है, दैट नादिर शाह इन्वेड्स, राइट। सो नादिर शाह इन्वेड्स, ये हमने पढ़ा था 1738 के समय पर इसने इन्वेजन कर देते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से यहां पर अटैक करने के लिए आते हैं, राइट। एंड उस समय पर जैसे ही मुगल एम्परर को यह पता लगता है कि ये अटैक करने आ रहे हैं, ही इमीडिएटली कॉल्स सादत अली खान वन फॉर हेल्प, राइट। तो वो अवध से दिल्ली की तरफ आते हैं, ठीक है, एंड दिल्ली में वो अपनी आर्मी को मोबिलाइज करते हैं, और मोबिलाइज करने के बाद व्हाट ये डिसाइड ये करते हैं कि अब नादिर शाह की इन्वेजन को हॉल्ट करवाना है, रोकना है, ठीक है। तो जमुना नदी के पास, करनाल के पास जमुना नदी है, वहां पर नादिर शाह और सादत अली खान वन का आपस में क्या होता है, कन्फ्रंटेशन होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस कि इसके अंदर सादत अली खान बंदी बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, दैट ही इज मेड अ प्रिजनर, ठीक है। ये बैटल ऑफ करनाल होती है, एंड यहां पर सादत अली खान को प्रिजनर बना लिया जाता है, राइट। अब जैसे इनको प्रिजनर बनाया जाता है, पीछे से कॉन्स्पिरेसी जो इनके खिलाफ पहले भी चल रही थी, वो दोबारा स्टार्ट हो जाती हैं। इनके जो कंटेंडर हैं वो कौन है, निजामुल मुल्क, ठीक है, आसफ जा निजामुल मुल्क, कहां पे, हैदराबाद के कर्नाटक में। अब जब इनको, इनकी इंपॉर्टेंस थी, इनको प्रॉमिस किया गया था कि इनको मीर बख्शी की पोस्ट दी जाएगी, मिलिट्री का कमांडर इन चीफ इन्हें बनाया जाएगा, है ना, इनको मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा। तो यहां पर डिसाइड ये हुआ था, बट जैसे ही ये बंदी बना लिए जाते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर निजामुल मुल्क को वो कमांडर इन चीफ की पोजीशन दे दी जाती है। ही फील्स बिट्रेड, इनको फेवर ही नहीं मिल रही, इनको छुड़ाने की बात नहीं की जा रही, उल्टा जो पोस्ट है वो किसी और को मिल रही है। अब मीनवाइल नादिर शाह कहता है कि मैंने तो दिल्ली तक पीछा करना है मोहम्मद शाह रंगीला का, इसका रंगीला मैं निकालता हूं, है ना। तो यहां पर जैसे वो पीछा करते हैं, रंगीला बीच में नेगोशिएशंस करने की कोशिश करता है, और एक डिसेंट लेवल ऑफ अमाउंट, ठीक है, कि मतलब इतनी रैंसम ले लो और मेरे बस छोड़ दो मुझे, ठीक है, मेरे ये पूरा जो हमारा इन्वेजन आपने की है इसको छोड़ दो, बस इतना अमाउंट ले जाओ, इसको छोड़ दो। यहां पर सादत अली खान नादिर शाह को कन्विंस करते हैं कि देखो भाई, आपको पता नहीं है, पैसा हमारे पास बहुत है, मुगल एम्परर बड़ा अमीर है, रॉयल टेरिटरी में बहुत पैसा है, तो ये जो नेगोशिएशन कर रहे हैं ना आपके साथ, इससे कई गुना ज्यादा आपको मिल सकता है। तो इन्होंने ना जोश जोश में आके कह दिया कि लगभग 20 करोड़ आपको मैं एक्स्ट्रा दिलवा सकता हूं। इन्होंने कहा अच्छा, नादिर शाह भी लालच में आ गया। नादिर शाह ने कहा कि चलो आपको रिहा किया, दिलवा हुआ, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां पर अवध में पहुंचते हैं, अपनी सीट वापस लेने की कोशिश करते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है। तो इमीडिएटली फिर नादिर शाह जब कहता है सादत अली खान से कि निकालो भाई 20 करोड़ कहां पे है, तो सादत अली खान के पास यहां पर जवाब नहीं होता। तो यहां पर सादत अली खान को नादिर शाह अब्यूज करता है, गालियां निकालता है, गालियां निकालने के साथ साथ इनके मुंह पर थूक देता है। नवाब, अवध के नवाब हैं, इतनी जिल्लत नहीं झेल सकते, सबके सामने गालियां सुनी, थूक दिया, इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट हो गए सादत अली खान कि यहां पर 19 मार्च, यानी कि जिस दिन दिल्ली को वो एक तरीके से फॉल ऑफ दिल्ली हो जाता है बाय नादिर शाह इन्वेजन, अगले ही दिन 19 मार्च को, 18 मार्च को वो होता है, 19 मार्च को सादत अली खान के साथ ये इंसिडेंट होता है, वो जहर लेके खुद को मार देते हैं ह्यूमिलिएशन के चलते, ठीक है। अब इनके जो डेप्यूटी हैं, जिनको इन्होंने अपना वंशज या अगला वारिस बना रखा था, तो इन्होंने अब नेगोशिएशन करनी है नादिर शाह के साथ कि अवध की गद्दी, ठीक है, मोहम्मद शाह ने तो अपने कर लिया था, हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में पढ़ लिया कि किस तरीके से मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के साथ समझौता करके अपनी पोजीशन बचाई, और नादिर शाह बहुत कुछ साथ ले गया, ठीक है, लूटपाट में, राइट। तो यहां पर अब सफदरजंग, ठीक है, जो कि दामाद हैं, सन इन लॉ हैं, किनके, सादत अली खान के,
इनकी और नादिर शाह की अब नेगोशिएशन होगी। अब नादिर शाह सिर्फ 2 महीने ही दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद उनका वापस जाने का प्लान होता है, ठीक है? हॉलिडे हो गई पूरी, अब चलो वापस, राइट? तो यहाँ पर सफदरजंग पेशकश के तौर पर, पेशकश ना एक तरीके का ट्रिब्यूट आप समझ सकते हैं, ट्रिब्यूट के तौर पर 2 करोड़ रुपए ऑफर करते हैं नादिर शाह को। नादिर शाह उनकी सक्सेशन को एक्नॉलेज कर लेते हैं कि ठीक है, अवध में आप ही सक्सेसर हैं, सादत अली के बाद आप यहाँ पर राज करेंगे, राइट? अब सफदरजंग अवध में राज कर रहे हैं, ठीक है? और अवध के लोगों की ना एक बात है, ठीक है? आउट ऑफ ऑल द सक्सेसर स्टेट्स, दैट इज हैदराबाद, बंगाल एंड अवध, अवध के नवाब मॉरल कैरेक्टर इनका सबसे ज्यादा था, ठीक है? बाकी बंगाल और हैदराबाद में हिस्टोरियंस ने ये एविडेंसेस ढूंढी हैं कि टू सम एक्सटेंट थोड़ी बहुत अय्याशी या थोड़ा सा यू कैन से कि जैसे पावर आती है करप्ट करती है, तो उस तरह का माहौल था। लेकिन अवध में ये चीज उल्टी थी थोड़ी, ठीक है? एटलीस्ट इनिशियली, ठीक है? एटलीस्ट इनिशियल नवाब जो थे, इट वाज समवॉट डिफरेंट, ठीक है? तो यहां पर आराम से राज चल रहा है सफदरजंग का। अब रियल अपॉर्चुनिटी टू गवर्न हिज किंगडम, गवर्न हिज टेरिटरी मोर इंडिपेंडेंटली कम्स इन 1748, ठीक है? 1748 में इनके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है। एक और चीज यहां पर बता दूं कि जब ये इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज सक्सेसर, तो इलाहाबाद की टेरिटरी भी, ठीक है, इलाहाबाद की टेरिटरी जो इनके पास अभी नहीं थी, वो भी इनकी जुरिस्डिक्शन में ऐड हो जाती है, ठीक है? अब यहां पर 1748 में निजामुल मुल्क आसफ जा और मोहम्मद शाह रंगीला, इनकी डेथ हो जाती है, राइट? अहमद शाह बहादुर सक्सीड करते हैं मोहम्मद शाह को, और वो सफदरजंग को वजीर की तरह अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है? और यहां पर अब सफदरजंग के बाद जो नवाब बन रहे हैं, ये एक न्यू लीनियज यहां पर इमर्ज होना शुरू होती है, और इनको कई बार पॉपुलरली नवाब वजीर भी कह दिया जाता है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन जो सफदरजंग के अंडर थी, बहुत ही पीसफुल, ठीक है? बहुत लंबे समय के लिए आप देख सकते हैं 1739 से 1754, सो लगभग 15 साल के लिए पीस और स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन अवध के लोगों ने देखी, राइट? जो जमींदार थे, जो रिबेल करते थे, उनको भी सप्रेस करने में सफदरजंग सक्सेसफुल थे। मराठास के साथ ना एक थ्रेट रहता था हमेशा, ठीक है? मराठास जो थे, आप सबने, हमने अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि इन्होंने नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन करनी शुरू कर दी थी। हैदराबाद के निजाम के साथ जो उन्होंने कन्विंस किया, तो अपनी एनर्जीज उन्होंने नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन के लिए डाइवर्ट कर दी। इसी वजह से सादत अली खान और निजामुल मुल्क की आपस में बनती भी नहीं थी, क्योंकि मराठास को नॉर्थ की तरफ एक्सपैंड करने का आइडिया निजामुल मुल्क ने भी दिया था, राइट? तो कॉन्सिक्वेंटली मराठास अब क्या करते हैं, ये अलायंस बनाते हैं, सफदरजंग मराठास के साथ अलायंस बनाते हैं, ताकि ये जो इन्वेजन का डर है वो इनके साथ ज्यादा ना रहे, राइट? और पीसफुली एडमिनिस्ट्रेशन ये अपनी चला सकें। रिलीजन के मामले में ये टॉलरेंट थे, इस बात का प्रमाण हमें यहां से मिलता है कि इनके यहाँ जो हाईएस्ट पोस्ट थी इनके किंगडम में, वो एक हिंदू को थी, ठीक है? हिंदू के पास थी। हिंदू का नाम क्या था? नवाब राय, राइट? तो इनके पास हाईएस्ट पोजीशन थी। अब सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है 1754 में। अलग अलग किताबों में अलग अलग हिस्टोरियंस ने कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बताई हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी के चलते सफदरजंग को मरवा दिया गया था, जहर पिला के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, तो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ऑल दैट यू नीड टू नो फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कि 1754 में सफदरजंग का मृत्यु हो जाता है, ठीक है? अब शुजाउद्दौला जो कि बेटे हैं सफदरजंग के, वो सक्सीड करते हैं अपने पिता को, ठीक है, अपने अब्बा जान को, राइट? अब अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, राइट? ये कमांडर था नादिर शाह का, ठीक है? और ये इन्वेड करता है इंडिया को। जब इन्वेड करता है, बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761, हमने इसको भी पढ़ा था, राइट? यहां पर शुजाउद्दौला, ठीक है, मराठास का थ्रेट रहता था, अलायंस बनाई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कह दीजिए कि कन्वेंशनल राइवलरी थी इनकी, मराठास और अवध के नवाबों की, ठीक है? अलायंस बना के एक समझौता, टेम्पररी समझौता जरूर आ गया था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वो टेम्पररी समझौता कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा था। कॉन्सिक्वेंटली 1761 में बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के समय शुजाउद्दौला को नजर आई एक अपॉर्चुनिटी, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट्स जो कि मराठास हैं, उनको एक क्रशिंग डिफीट दिलवाकर अनडिस्प्यूटेड रूलर बन सकते हैं इलाहाबाद और अवध के आसपास के रीजन्स के, राइट? कॉन्सिक्वेंटली ये अहमद शाह अब्दाली की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं, लड़ाई होती है, मराठास को क्रशिंग डिफीट मिलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है इस बैटल की आउटकम की वजह से, राइट? सो इस बैटल के बाद अवध और इलाहाबाद के रीजन्स के ये अनडिस्प्यूटेड नवाब हैं, एंड दिस रिमेन्स द केस अंटिल 1764, ठीक है?
1764 तक इसी तरह से रहता है। 1764 में क्या होता है कि ये अलायंस बनाते हैं बंगाल के नवाब के साथ, मुगल एम्परर के साथ और इनकी खुद की, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर होती है, बैटल ऑफ बक्सर में ये हार जाते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इनको साइन करनी पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट ट्रीटी, सेकंड ट्रीटी ये हम पढ़ेंगे अभी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में। इलाहाबाद की 1765 की ट्रीटी इनको साइन करनी पड़ती है, जिसके बाद एक तरह से ये सब्सिडरी अलायंस में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, अंग्रेजों के साथ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जैसी, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जैसी एक ट्रीटी में ये एंटर हो जाते हैं। उसमें होता क्या है कि एक तो इनको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे एज वॉर डैमेजेस टू ब्रिटिश, अलॉन्ग विद दैट रेसिप्रोकल अरेंजमेंट ऑफ डिफेंस ये करनी पड़ती है इनको, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर इनकी टेरिटरी पे कोई अटैक करेगा तो ब्रिटिश इनकी हेल्प करने आएंगे, और अगर ब्रिटिश के ऊपर कोई अटैक करेगा तो ये उनकी हेल्प करने आएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे विद टाइम अवध है तो रिच ही, फर्टाइल लैंड्स हैं, ट्रेड रूट्स में लाई करता है, तो अमीर और पैसा तो बनता जा रहा था। अंग्रेजों को ना बीच बीच में ये लगना शुरू हो गया कि शायद हमने इसको सस्ते में जाने दिया। विद टाइम, विद एवरी पासिंग ईयर, अंग्रेजों ने अपनी डिमांड को कंसिस्टेंटली बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अल्टीमेटली ब्रिटिश ने अपनी मिलिट्री को भी काफी हाई प्रेजेंस यहाँ पे रखनी शुरू कर दी। और दूसरा, ये शुजाउद्दौला भी कम नहीं थे। ये क्या थे, 1764 के बाद ट्रीटी साइन करनी पड़ी ना, अब अपनी आर्मी को डिसबैंड करना था टेक्निकली ऑन पेपर इस ट्रीटी की वजह से, लेकिन फिर भी ये अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे। और ब्रिटिश अपनी मिलिट्री से कॉन्स्टेंटली कोशिश करती थी कि नवाब के इस रिजीम को हम अंडरमाइन करके रखें, हमारी मिलिट्री प्रेजेंस ज्यादा हो, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है, 1775 में शुजाउद्दौला की डेथ हो जाती है, ठीक है। दैट इज अ बिग ब्लो टू अवध, ठीक है, औध, इसको एक बिग झटका लगता है। 1775 में जब इनकी डेथ हो जाती है, तब आसफुद्दौला ये बन जाते हैं अवध के नवाब, इनके बेटे, ठीक है। ये अपनी कैपिटल को लखनऊ शिफ्ट कर देते हैं, पहले फैजाबाद में होती तो लखनऊ में ये शिफ्ट कर देते हैं कैपिटल। लखनऊ कल्चर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, राइट। ये बेसिकली क्या करते हैं कि इनके बारे में ना, आसफुद्दौला के बारे में ये बात जानी जाती है दैट ही वाज अ बिग पेट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जेनरस थे, एक अपने बारे में ये एक बात बोलते थे कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला, राइट। तो ये इनकी जो पेट्रनाइज करते थे ना आर्ट एंड कल्चर को, वो बताता है, राइट। बहुत से लोग, बहुत से लर्नड लोग, जैसे कि पोइट मिर्जा रफी सौदा और मीर गुलाम हसन, इन्होंने अवध को ज्वाइन कर लिया था। ये दिल्ली से निकलकर अवध में सेटल हो गए थे और वहां पर इनको पेट्रनेज मिल रही थी। तो इनकी इन प्रैक्टिसेस में और इनके राज की जो सबसे खास बात है ना, वो यही है कि इनके राज में लखनऊ कल्चर एक डिस्टिंक्ट कल्चर की तरह डेवलप हुआ, जिसको हम आज भी देख सकते हैं, राइट। अब जब बैटल ऑफ बक्सर हुई, तब अंग्रेज चाहते तो अवध को एनेक्स कर सकते थे, हार गए थे नवाब शुजाउद्दौला, लेकिन अंग्रेजों ने एनेक्स किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी मराठास दे वर अ फॉर्मिडेबल पावर। नो डाउट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, ठीक है, 3 साल पहले हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद मराठास वीक हुए तो थे, लेकिन अभी भी इतना दम था उनमें कि अंग्रेज जैसे मच्छरों को वो मसल के रख सकते थे, राइट। तो इन्होंने कहा कि मराठा, अब मुगल ने, ये औरंगजेब के समय पर इन्होंने क्या गलती की, ये जो बीजापुर गोलकंडा, ठीक है, ये जो सल्तनत डेक्कन में होती थी, इनकी टेरिटरी मराठास के साथ टच होती थी और मराठास टाइम टू टाइम इन टेरिटरीज में प्लंडर करते थे। अब जब औरंगजेब ने बीजापुर गोलकंडा स्टेट्स को एनेक्स कर लिया, वो जो बफर था बीच में वो हट गया। अब कांस्टेंट कॉन्फ्रंटेशन हो रही है मराठास के साथ, ड्रेन हो रही है मुगल ट्रेजरी, तो बड़ी भसड़ मच गई, राइट। अंग्रेजों ने कहा कि भाई मराठा से अभी पंगा नहीं लेना, अवध को बीच में रखो, तो कुछ भी होगा अवध को एक बफर जोन की तरह रखो, ठीक है, अपने डायरेक्ट बॉर्डर्स नहीं रखने। अगर मराठास के साथ हमारे बॉर्डर्स खुल गए तो ये बंगाल का क्या होगा, जिससे हम बाकी पूरे देश को एनेक्स करेंगे, अभी इंडिया को, इंडिया से ही इंडिया को, इंडिया का पैसा लेके इंडिया के सोल्जर से हम अपना गुलाम बनवाएंगे, राइट। और अगर अवध को बफर ना रखते तो फिर कैसे बात चलनी थी। तो इन्होंने अवध को बहुत सालों तक बफर रखा। इसके बाद आसफुद्दौला के कई सक्सेसर्स आए। अल्टीमेटली हम अभी के लिए जंप करते हैं ईयर 1856 में। यहां पर वाजिद अली शाह नवाब है अवध के, बीच में काफी सारे और भी सक्सेसर्स हैं, ठीक है। अब एक और चीज बता दूं, देखो यार, सभी सक्सेसर्स की बहुत डिटेल करना कोई फायदा नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट्स जिनके राज में हुए ना, उनके बारे में जानना यहां पर जरूरी है, ठीक है। तो वाजिद अली शाह के समय पर क्या हुआ कि 1848 में ना लॉर्ड डलहौजी इंडिया में आ गए थे, गवर्नर जनरल बन गए थे, राइट। अब इन्होंने आते ही ये कोशिश की कि अब इनको लगता था कि समय आ गया कि अवध को एज बफर हम ना रख के एनेक्स कर लें, क्योंकि अब मराठास का भी थ्रेट खत्म हो चुका है।
तो कॉन्स्टेंटली ना ये अलग अलग लोगों को पोस्ट करते थे एज रेजिडेंट्स इन अवध, और उनको कहते थे कि आप रिपोर्ट्स बनाओ, जैसे कि आउटरैम की एक रिपोर्ट थी, ठीक है, तो आप रिपोर्ट्स बनाओ कि अवध में किस तरह की सिचुएशन है। और हुआ ये था कि 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने जब अवध के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन की थी, तो हुआ ये कि अब अवध को ना इंटरनल रेबिलियन से भी कोई डर नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की फौज इंटरनल रेबिलियन को भी क्रश करने में हेल्प करेगी, एंड कोई एक्सटर्नल थ्रेट है उसको भी क्रश करने में नवाब की हेल्प करेगी। तो नवाब को लगता था कि मेरी सीट तो सिक्योर है, कोई जरूरत ही नहीं, जो करना करो। इसकी वजह से व्हाट हैपेंड कि अल्टीमेटली उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअली प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट तो हुई। उन्होंने एक ब्लाइंड आई लगा दी, ठीक है, मतलब आंख मूंद के बैठ गए कि जो लोकल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको देख ही नहीं रहे। मिस एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन आउटरैम जैसे लोगों की रिपोर्ट इसको और ज्यादा बढ़ाकर दिखा रही है। कॉन्सिक्वेंटली 1856 में जब वादिज अली शाह नवाब थे, वहां पर यह फैसला किया जाता है कि इतनी माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, इट इज वेरी नेसेसरी कि ये ठीक होए अवध, और हम इसको एनेक्स करें, एंड ब्रिटिश अलोन आर कैपेबल ऑफ गुड गवर्नेंस, राइट। सो वहां पर माल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिटेक्स्ट में लॉर्ड डलहौजी के अंडर अवध को एनेक्स कर दिया जाता है। इस चीज से वहां के लोग भी काफी खफा होते हैं, और ये आगे जाकर ये रीजन भी बनता है कि 75% अवध की पॉपुलेशन रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करती है, जिसका लिंकेज वहां पर भी बनेगा, ठीक है। तो इसलिए अवध को हमने अलग से यहां पर आपके साथ कवर किया है, राइट। और एक और चीज यहां पर आपको ये भी बता दूं कि प्रिटेक्स्ट देखो लॉर्ड डलहौजी ने माल एडमिनिस्ट्रेशन का दिया था, लेकिन एक्चुअल चीज पता है क्या थी? जैसे बंगाल में जो उसकी सॉइल है, ठीक है, डेक्कन की ब्लैक कॉटन सॉइल रॉ मटेरियल दे रही है मैनचेस्टर को। मैनचेस्टर में है ना कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल का हब बन गया था अंग्रेजों का। और बंगाल से जो इंडिगो है वो कल्टीवेट हो रहा है, उसके रिच लैंड से, रिच फर्टाइल लैंड से, वो भी रॉ मटेरियल दे रहा है। अवध, इनको लगा कि अवध इतने सालों में, जैसे कि आसफउद्दौला के समय पर भी ये पैसा काफी जनरेट हुआ है, तो मैनचेस्टर का कपड़ा, शौकीन लोग यहां रहते हैं, वो मैनचेस्टर का कपड़ा मैं यहां बेचूंगा। तो अवध इज द ओनली पोटेंशियल मार्केट जो मैनचेस्टर के कपड़े को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलवा सकती है। ये लॉर्ड डलहौजी का रियल रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने अवध को एनेक्स किया, राइट। तो इस तरह से यहां पे कर्टन्स फॉल करते हैं जब अवध भी अंग्रेजों के अंडर चला जाता है। तो हमने इस लेक्चर में देखा, इस सेशन में देखा कि किस तरह से सादत अली खान के समय पर अवध इंडिपेंडेंट हुआ, बीच में अलग अलग ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस चले, राइट, एंड अल्टीमेटली 1856 में ये अंग्रेजों के अंडर आ गया। डिटेल में प्रॉपरली कि कहां पे अवध, क्या संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या थी, ये जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में बैटल ऑफ बक्सर पलासी दोनों को डिटेल में कवर करेंगे, वहां पर कवर किया जाएगा। अभी तो हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। बट मैंने सोचा कि राइज की अगर बात कर रहा हूं तो फॉल की भी थोड़ा सा यहीं पे आपको हिंट दे दूं कि फॉल कैसे किया। बाकी डिटेल में जब इंग्लिश कैसे आए, अलग अलग यूरोपियन पावर्स कैसे आई, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कैसे हुई, कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई, जब वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सो हैविंग सेड दैट, आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन to join my telegram channel to download the PDFs of all the lectures of साहस series। अभी तक जो हुए हैं वो भी, और आगे जो होंगे वो भी, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गाइडेंस कई बार चाहिए होती है, तो कॉल हम कर पाते हैं, और बहुत से लोगों के साथ मैंने कॉल की भी है यूजिंग माई इंस्टाग्राम। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों के क्लासेस में बिजी होने की वजह से, शेड्यूल टाइट होने की वजह से आपके मैसेज आते हैं, बट इतने मैसेजेस कई बार आते हैं कि वो मैसेज काफ़ी नीचे चला जाता है। सो इट हैपन समटाइम्स, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी टाइम मुझे मिले आपकी क्वेरीज का मैं रिप्लाई जरूर करता रहूँ। हैविंग सेड दैट, आज के सेशन को यहाँ पर हम खत्म करते हैं, और आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा दोस्तों, अगर आप अपनी यूपीएससी आईएएस की तैयारी को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, सही तरीके से करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू का प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इनिशिएटिव आके बहुत काम आ सकता है। जिस अप्रोच के साथ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पेड क्लास में, P2I बैच में, इससे भी ज्यादा इंटेंसिवली हम पढ़ाई करेंगे। आपको सिर्फ ये पीपीटी या पीडीएफ ही नहीं, बल्कि हैंड रिटन नोट्स पूरे सब्जेक्ट के आपके पास पहुंचाए जाएंगे। क्रक्स आपको मिलेगा जिससे आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। मेंटरशिप मिलेगी। अभी हो सकता है क्लास के बाद आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, कहां से पूछोगे, कैसे रिजॉल्व करोगे, तो वो मेंटर आपकी हेल्प कर सकता है। कौन सी बुक करनी है, कौन सी नहीं करनी, इस बुक का सिर्फ ये चैप्टर करने वाला है, उस बुक का सिर्फ इतना पढ़ना है हमें, ये सारी बातें वो मेंटर्स आपको बता सकते हैं, जिनका अपने आप में यूपीएससी एग्जाम को लेकर बहुत रिच एक्सपीरियंस है। हैविंग सेड दैट, मैं जरूर जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्स आपका फायदा कर सकता है, जरूर इसमें एनरोल करें। 10 जुलाई को बैच स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले एनरोल कर लें ताकि फर्स्ट क्लास से आप इसके साथ कनेक्टेड रहें।
एंड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट आपको CS Live कोड यूज करना है और कोई कोड यूज नहीं करना. द ओनली कोड दैट यू हैव टू यूज इज CS Live. एंड अगर आप स्टडी IQ के ओल्ड स्टूडेंट हैं, connect with me on Instagram here @HELLOCHANDAN. With that said, I wish you all the best. जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.